Hello, dear students. So, how are you? Good. That's good. So let us start. Hello, noble gases. Okay, कल हमने noble gases का interesting discovery पढ़ा और उनके थोड़े से uses देखे. I think आपने थोड़े और uses find किए होंगे. किए हैं या नहीं? किए हैं. I can see your faces from here also. Okay. So well. तो अभी हम जो है नोबल गैसेस की जो कि इतनी इंटरेस्टिंग डिस्कवरी देखी है और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमने स्टार्ट कर दिया था और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को ही अभी कंटिन्यू करते हैं. बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक आज सीखेंगे. सेपरेशन सीखेंगे नोबल गैसेस का, हाउ नोबल गैसेस वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर फ्रॉम द गैसियस मिक्सचर. और फिर जो नोबल गैसेस के कंपाउंड्स की डिस्कवरी हुई है, जेनॉन के कंपाउंड्स बने हैं, उनके प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे. ओके, तो आइए चलिए पढ़ते हैं. तो नोबल गैसेस में फिजिकल प्रॉपर्टीज हम पहले कंटिन्यू करेंगे. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नोबल गैसेस, राइट. फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्लास कल हमने क्या देखा? अपने आयनाइजेशन एंथैल्पी, एटॉमिक साइज. एटॉमिक साइज नोबल गैसेस में डाउन द ग्रुप क्या होता है? इंक्रीज. ओके, हीलियम से लेके रेडॉन तक एटॉमिक साइज कंटिन्यूअसली क्या होगा? इंक्रीज होगा. एंड एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होने की वजह से वैन डर वाल्स फोर्सेस नोबल गैसेस में क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं. इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, राइट. वैन डर वाल्स फोर्सेस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. वैन डर वाल्स फोर्सेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू atomic weight. So greater the atomic weight of noble gas, greater will be the वैन डर वाल्स फोर्स. वैन डर वाल्स फोर्स उतना ही ज्यादा होगा. और कौन से वैन डर वाल्स फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं? लंडन फोर्सेस, राइट. लंडन फोर्सेस विच आर बेसिकली व्हाट? इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंस्टेंटेनियस डाइपोल प्लस इंड्यूस्ड डाइपोल. थोड़ा सा उसको मैं एक बार और समझाती हूँ. लेट अस टेक हीलियम. लेट अस टेक हीलियम. हीलियम में आपको पता है कि हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. 2 इलेक्ट्रॉन्स में एक कंडीशन ऐसी हो सकती है कि भाई इलेक्ट्रॉन इस तरह से, एक एटम सिंगल एटम है तो इलेक्ट्रॉन इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है. अब अगर हीलियम एटम को क्लोजर लेके आया जाता है, उनके एटम्स को कहाँ लाते हैं हम? एक दूसरे के पास लेकर आते हैं. देखिए, वैन डर वाल्स रेडियस, वैन डर वाल्स फोर्सेस को सबसे सही तरीके से हम मेजर कर सकते हैं कहाँ पर? सॉलिड स्टेट में. आपने पढ़ा है कि जब वैन डर वाल्स रेडियाई फाइंड किया गया नोबल गैसेस का, तो सॉलिड स्टेट में फाइंड किया था. नोबल गैसेस अगर स्टेट में भी हैं, ठीक है, और हम जब मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो उनको डेफिनेटली प्रेशराइज करके, लो टेम्परेचर करके, कूल्ड आउट करके उनको लिक्विड स्टेट में लाया होगा. तब भी उनके बीच में जो फोर्सेस हैं वो फोर्सेस वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं और वो थोड़े से इंक्रीज हो जाते हैं. हाँ, अगर वो गैसेस स्टेट में है तो डेफिनेटली वो फोर्सेस बहुत ही वीक होंगे. तो सपोज एज्यूम करते हैं कि ये जो एटम्स हैं, ये एक हीलियम एटम है और इस एक हीलियम एटम के क्लोजर दूसरा हीलियम एटम आता है. दूसरा हीलियम एटम जब इसके क्लोजर आता है, जिसके भी इलेक्ट्रॉन्स कि इस तरह से घूम रहे हैं. अब जहां पर ये वन, जैसे ही इसके क्लोजर दूसरा एटम आएगा, तो ये क्या होगा कि इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना स्टार्ट करेगा. सम बिट ऑफ अट्रैक्शन उधर क्रिएट होगा और उसकी वजह से ये समहाउ ये इलेक्ट्रॉन्स कुछ पर्टिकुलर एंड पर, मतलब अगर हम ये देखें कि चलो हमने यहाँ पे लिया और अगर ये प्रोसेस हो रही है, तो इस प्रोसेस में इस एटम के केस में यहाँ पर ये एक पर्टिकुलर एंड पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वो दूसरे एटम के न्यूक्लियस के क्लोजर आ रहा है. तो इस तरह से उसने क्या किया कि जब एक तरफ पूरा नेगेटिव चार्ज उसका इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया, दूसरे न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में थोड़ा सा आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें समहाउ क्या जनरेट हो रहा है? समहाउ एक डाइपोल टाइप का जनरेट हो रहा है, जिसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस डाइपोल. क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस डाइपोल. और ये इंस्टेंटेनियस एक एटम में डेवलप हुआ, तो फिर वो जब दूसरे एटम्स के साथ स्ट्राइक करेगा, तो दूसरे एटम्स के साथ स्ट्राइक करके सिमिलर टाइप का जो डाइपोल है वो सेकंड एटम में भी इंड्यूस कर देगा, जनरेट करेगा, प्रोड्यूस कर देगा. तो उसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, जिनको कॉमनली लंडन फोर्सेस भी कहा जाता है. ठीक है, ये थोड़ा सा हमने एक बार फिर से इसको देख लिया.
कहाँ? केमिकल बॉन्डिंग में। केमिकल बॉन्डिंग में वैन डर वाल्स फोर्सेस पढ़े हैं, उसमें सबसे पहले थे डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस, देन डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शंस, और एक बिल्कुल अलग तरीके का इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। ध्यान रखिए कि ऐसे एटम्स जिनमें कोई अपोजिट एंड्स नहीं थे, वो एटम्स में अचानक से जो है दूसरे एटम के इन्फ्लुएंस में आने की वजह से एक सर्टेन जो है चार्जेस, थोड़े से चार्जेस का सेपरेशन होता है, स्लाइट लिटिल बिट, तो वहीं पर हम बोलते हैं कि डाइपोल इंड्यूस हो गया, अचानक से बन गया, उसमें इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस हुआ है एंड इट इज इंड्यूसिंग देन इन अदर एटम्स। ओके, तो नोबल गैसेस की जितनी भी प्रॉपर्टीज आप पढ़ेंगे अभी, नोबल गैसेस की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो इन्हीं फोर्सेस पे डिपेंडेंट है। ओके, किन फोर्सेस पे? इन लंडन फोर्सेस पे। यहाँ पर लिख लीजिए, दिस इज व्हाट इंस्टेंटेनियस डाइपोल induced dipole interactions. Okay, induced dipole interactions, right? London forces. Now, कल जो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी, हमने क्या? एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। क्या बताया था मैंने? क्या बताया था डियर स्टूडेंट्स? दैट एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन इज ए मेजर ऑफ फोर्सेस बिटवीन द एटम्स, राइट? तो दो एटम्स के बीच में जो फोर्सेस हैं वो कितने कम है या कितने ज़्यादा है, वो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है। तो वो फोर्सेस जितने वीक होंगे, एटम्स उतनी जल्दी वेपराइज होंगे, और नो कि जितने स्ट्रांग होंगे उतना देर से होंगे। तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन नोबल गैसेस का जब मेजर किया गया तो वो इसी फैक्टर पे डिपेंडेंट होगा, राइट? करेक्ट, इसी फैक्टर पे डिपेंडेंट होगा। तो हीलियम का सबसे कम, ठीक है, सबसे नॉटी एलिमेंट है हीलियम। नॉटी मीन्स स्टेबल हो गया, वो जरूरत से ज्यादा स्टेबल है तो बहुत ही अलग हो जाता है वो। तो हीलियम से नीचे जाने पे इंक्रीज होगा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन एंड जेनॉन। ठीक है, ये हमने कल भी लिख लिया था ऑर्डर, बट थोड़ा सा अपने को जो है मोमेंटम में लाने के लिए जरूरी था, तो इसको क्योंकि अभी आगे भी सारी प्रॉपर्टीज इसी पे निकालेंगे। आप देखते हैं, चलिए, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर कैसा होना चाहिए? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आप किन दो फैक्टर्स से फाइंड करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड वैन डर वाल्स फोर्सेस। हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं कर सकते ये, क्योंकि ये नोबल गैसेस हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग 4 एलिमेंट्स ही शो करते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। नोबल गैसेस हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बना सकते। नोबल गैसेस में अगर कोई फोर्सेस हैं तो इकलौते अकेले बेचारे यही फोर्सेस हैं, सबसे कमजोर फोर्सेस दुनिया के, वैन डर वाल्स फोर्सेस। और वैन डर वाल्स फोर्सेस के बेसिस पे आप मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स का ऑर्डर डिसाइड कर सकते हैं। और आई थिंक आपने डिसाइड कर भी लिया होगा, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये ऑर्डर बिल्कुल ऐसा ही होगा। डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नोबल गैसेस increases. Okay, so simple: helium, neon, argon, krypton and xenon. Melting point, boiling point increases down the group. Why increases down the group? Reason पूछेगा तो क्या लिखेंगे? वैन डर वाल्स फोर्सेस इंक्रीज हो रहे हैं। वैन डर वाल्स फोर्सेस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, दैट्स व्हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आल्सो इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इज दैट क्लियर? आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि हीलियम बहुत बड़ा सरप्राइज है। इसकी बातें अभी हम करेंगे ना तो आप ऐसे एकदम अचंभित रह जाएंगे। ओके, तो हीलियम जो है बहुत, इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही लो है, वेरी लो। ओके, तो इसको हम जो है अच्छे से, इसकी कुछ स्पेशल बातें मैं आपको बताऊंगी। और रेस्ट सभी नोबल गैसेस के जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो सब माइनस में होंगे, ठीक है, नेगेटिव में है, बहुत वीक फोर्सेस होने की वजह से। अब देखिए नेक्स्ट इसमें एक और फैक्टर पढ़ लेते हैं, क्या? सॉल्युबिलिटी इन वाटर। वाटर में इनकी सॉल्युबिलिटी, यस, वाटर में इनकी सॉल्युबिलिटी कैसी होगी? अब आप सबसे पहले आपके माइंड में आ रहा होगा, मैडम ये सॉल्युबल ही नहीं होंगे वाटर में। एब्सोल्युटली करेक्ट, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। नोबल गैसेस वाटर में क्यों डिसॉल्व होंगी? नोबल गैसेस क्या वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं? जी नहीं। क्या नोबल गैसेस पोलर हैं? जी नहीं। हमको पता है कोई भी कंपाउंड जो है वाटर में डिसॉल्व नहीं 2 फैक्टर्स की वजह से होता है, कोई तो फोर्स होना चाहिए। यस, तो नोबल गैसेस जनरली इन
इनसॉल्युबल इन वाटर। अगर सॉल्युबल होते माय डियर तो ये जो एटमॉस्फेयर में 1% भी हमको नोबल गैस मिल रहा है ये भी नहीं मिलता, ये सब पानी में चला गया होता, राइट, सब समुद्र में होता, नदियों में होता, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। एटमॉस्फेयर में नियरली 1% नोबल गैसेस प्रेजेंट है। और सबसे ज्यादा कौन सी नोबल गैस प्रेजेंट है, बोलो, आर्गॉन। यस, मोस्ट अबंडेंट नोबल गैसेस argon, least abundant noble gas helium, and the noble gas which is not found in atmosphere is radon. कौन सी है, रेडॉन, बिकॉज रेडॉन किससे बनती है, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन से। रेडियम के जब हीलियम पार्टिकल उसमें से निकलता है तब वो रेडॉन में कन्वर्ट होता है, राइट, जिसका हमने कल डिस्कशन किया था। तो अब देखते हैं कि हाउ इट इज सॉल्युबल इन वाटर। सी, अगर हम इन गैसेस को लिक्विफाई करते हैं अंडर प्रेशर, प्रेशर अप्लाई करेंगे तो फिर ये सम सॉर्ट में वाटर में डिसॉल्व हो सकती है। क्यों, किस वजह से डिसॉल्व होंगी, फोर्सेस तो है, दुनिया में सबसे वीक फोर्सेस हैं वैन डर वाल्स फोर्सेस। इनके बीच में जब फोर्स लग रहा है, जो दोनों कैसे हैं, नॉन पोलर एटम्स हैं, उनके बीच में जब फोर्स लग रहा है तो वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल और एक नॉन पोलर एटम, ठीक है, उसके बीच में भी तो फोर्स होगा। यस, तो जब हम उसको प्रेशराइज करेंगे और फिर उसको डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो सम सॉर्ट में नोबल गैसेस डिसॉल्व हो सकती हैं। तो इसलिए अगर हमसे सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर पूछ लिया गया तो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर, देखो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर आप किस पे डिपेंडेंट होगा, वैन डर वाल्स फोर्सेस। वैन डर वाल्स फोर्सेस इंक्रीजेस, सो सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। और कैसे इंक्रीज होगी, डाउन द ग्रुप, ठीक है, लिख दीजिए डाउन द ग्रुप, सॉल्युबिलिटी also increases as van der Waals forces increases। बट कौन से van der Waals force increase करेंगे, तो देख लो, सपोज ये क्या है, दिस इज नियॉन, सपोज दिस इज नियॉन, और ये कैसा है, दिस इज वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल को हम ऐसे बना सकते हैं, एक प्लस एक माइनस, ठीक है, एक जनरल, क्योंकि डाइपोल है वाटर तो एक जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया इसका। तो ये नियॉन, अब ये नियॉन कैसा है, दिस इज सिंपल एटम, सिंपल एक एटम है जिसमें कि कोई अभी चार्जेस मतलब सब इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो यहाँ पर जब इसके जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ओके, इसके जो भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जैसे ही वाटर का जो डाइपोल है, वाटर का जो पॉजिटिव एंड है, वो पॉजिटिव एंड इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना शुरू करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट करने की वजह से जैसे अभी कंडीशन जनरेट हुई थी, कैसी कंडीशन जनरेट हुई थी, मैंने आपको बताया था कि भाई इस एटम में एक पर्टिकुलर एंड पे जो है चार्जेस इस तरह से थोड़े से पोलराइज्ड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, पोलराइज हो जाएंगे। तो एक डाइपोल, जब एक डाइपोल इस एटम के इन्फ्लुएंस में आएगा तो वो इसमें भी डाइपोल को प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा, इंड्यूस कर देगा। जब एक हीलियम ने या एक नियॉन एटम ने, दोनों ने एक दूसरे के बीच में डाइपोल मतलब एक दूसरे के अंदर प्रोड्यूस कर दिया, इंड्यूस कर दिया, तो फिर ये तो वाटर आना है, ये तो है ही अपोजिटली चार्ज मॉलिक्यूल। तो इसके तो पॉजिटिव एंड जो है वो पॉजिटिव एंड इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को थोड़ा तो पोलराइज कर सकता है, जी हाँ बिल्कुल। और ये पोलराइजेशन होने की वजह से यहाँ पर हम बोलेंगे कि ये कैसा है, दिस इज डाइपोल एंड दिस इज व्हाट, ये डाइपोल इंड्यूस हुआ इसमें, तो इंड्यूस डाइपोल। तो विच टाइप ऑफ इंटरेक्शंस एग्जिस्ट इन वैन डर वाल्स फोर्सेस, तो वैन डर वाल्स फोर्सेस में कौन से इंटरेक्शंस एग्जिस्ट करते हैं, कौन से नोबल गैसेस में कौन से वैन डर वाल्स फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शंस, ये पूछा जाएगा क्लास। कौन से फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगे बेटा, डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। समझ पा रहे हैं ना, एटम्स को देख लेना है अच्छे तरीके से, किस के बारे में पूछा जा रहा है। अगर आपसे पूछा जाता है कि एक HCl और दूसरे HCl मॉलिक्यूल के बीच में, जो भी हमने हेलोजन फैमिली में देखा, तो एक HCl और दूसरे HCl मॉलिक्यूल के बीच में फोर्सेस हैं, यस, उनके बीच में भी वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं। और वो वैन डर वाल्स फोर्सेस, जैसे कि ये एक HCl मॉलिक्यूल है और ये एक दूसरा HCl मॉलिक्यूल आता है, तो इसका पॉजिटिव एंड इसके नेगेटिव एंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, दूसरे HCl मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और ये जो फोर्सेस जनरेट हो रहे हैं ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस हैं, दीज आर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस, राइट। तो
थोड़ा सा मैंने एक बार रिवाइज करा दिया, तीनों टाइप के इंटरेक्शंस हमारे सामने आ रहे हैं. डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एग्जिस्ट इन बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल्स, राइट. Induced dipole, instantaneous dipole interactions exist in between both non-polar atoms or non-polar molecules, right? And dipole induced dipole exist like this. अगर हम किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल को वाटर में डिसॉल्व करते हैं और अगर हमने किसी नोबल गैस को एक हमने वाटर मॉलिक्यूल में डिसॉल्व करने की हम कोशिश कर रहे हैं, वाटर में डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये फोर्सेस डेवलप हो जाएंगे. तो नोबल गैसेस are soluble in water under pressure and solubility order. अब solubility order इनका फास्ट लिख लीजिए. solubility order क्या हो जाएगा, फटाफट लिखो. down the group increases, यही order है जो हमने अभी लिखा हुआ है. so please write again. the solubility of noble gases increases in water, लिखिए फर्स्ट, राइट इन वाटर, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. ये ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेंगे, ठीक है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन एंड जेनॉन, ठीक है. सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी वाटर में, राइट. तो सब इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स लिखे हमने. अच्छा, एक बात आप देख रहे हैं कि ये सारे जो ऑर्डर्स हैं नोबल गैसेस में कोई एक्सेप्शन नहीं आया, ठीक है. और चाहे वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो, एटॉमिक साइज हो, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है या सॉल्युबिलिटी इन वाटर है, सभी डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहे हैं. टेंशन खत्म, ठीक है, बहुत इजी हो गया. टेंशन पूरी खत्म क्योंकि डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा. लेकिन नॉट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, डू नॉट write the pattern in this way. electron affinity of all noble gases is 0, क्योंकि उनको इलेक्ट्रॉन्स नहीं चाहिए, भरे पूरे हैं, वो सब कुछ है उनके पास, मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं. मोक्ष प्राप्त कर चुका होता है कोई तो उसे कोई मतलब नहीं रहता दुनिया से, ठीक है. तो इसलिए यहाँ पर ये नोबल गैसेस के हमने जनरल पैटर्न, उनकी प्रॉपर्टीज का देख लिया. और ऐसे फास्ट ऐसे माइंड में रहेगा, फोर्सेस एक ही हैं, वैन डर वाल्स फोर्सेस, क्योंकि ये मोनो एटॉमिक एटम्स इस एटॉमिक स्टेट में ही मिलते हैं, कोई मॉलिक्यूलर फॉर्म इनका नहीं एग्जिस्ट करता. तो इसी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज जो हैं डाउन द ग्रुप इंक्रीज होंगी एज वैन डर वाल्स फोर्सेस इंक्रीजेज. इज दैट क्लियर? याद रखिएगा इसको. चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसी तरह से पढ़ते जाइए. ऐसे पढ़ना है कि बस हमें हमेशा ही याद रहे, बुक खोलने की जरूरत ना पड़े. बुक तो एक बार पढ़ लिया, अच्छे से समझ लिया और हम सोच रहे हैं उन मॉलिक्यूल्स के लिए, दिन भर घर में हैं और नोबल गैसेस पढ़ रहे हैं, नोबल गैसेस के बारे में फाइंड कर रहे हैं और उनको थोड़ा सा थिंकिंग उनके बारे में रखना है, सोचना है आगे इस तरह से डिस्कवर हुआ, इस तरह से कि इसकी प्रॉपर्टीज़ रहती हैं. तो ये अभी हमने एक जनरल जो है प्रॉपर्टीज़ देख ली. अब आते हैं नोबल गैसेस का एक सबसे इम्पोर्टेंट कि हाउ separation of noble gases. How noble gases are separated. So separation of noble gases. See, noble gases का separation simple by fractional distillation of air. एक सिंपल मेथड क्या है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर, जो रैमसे ने यूज किया था नोबल गैसेस को सेपरेट किया था, ठीक है. तो उनके डिफरेंट क्या हैं, डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स पे हमने देखा. बॉइलिंग पॉइंट डिफर करेंगे डेफिनेटली, लो बॉइलिंग पॉइंट से, बट डिफर करेंगे. तो वो सेपरेशन नोबल गैसेस का किया जा सकता है. कैसे? बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर. राइट. And there is one more method, that is Dewar's coconut charcoal method. Now, what is Dewar's coconut charcoal method? Coconut. और डेवार, कल मैंने आपको बताया था कि जब रैमसे ने नोबल गैस डिस्कवर किया था, उन्होंने बताया था आर्गॉन है ये और अदर नोबल गैसेस हैं ये. तो सबसे बड़ा अपोज किसने किया था? डेवार ने किया था, ठीक है.
वेल बाद में डेवार्स कोकोनट चारकोल मेथड से ही नोबल गैसेस सेपरेट भी हुई और कंप्लीटली आइडेंटिफाई किया गया उनको। ओके, तो डेवार्स कोकोनट चारकोल मेथड। अब ये जो डेवार्स कोकोनट चारकोल मेथड है ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? एडजॉर्प्शन प्रिंसिपल। एडजॉर्प्शन आपने सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। एडजॉर्प्शन मीन्स जब मॉलिक्यूल सिर्फ सरफेस पर एडजॉर्ब होता है, ठीक है, थॉरोली पूरा कंप्लीट एब्जॉर्प्शन नहीं होता, उसका एडजॉर्ब होता है। तो नोबल गैसेस को एडजॉर्ब करा के जो है सेपरेट करने का एक प्रोसीजर डेवलप हुआ और इसमें जो यूज किया गया वो क्या यूज किया गया? कोकोनट चारकोल। कोकोनट यू नो कि कोकोनट का जो ऊपर का पार्ट होता है, कोकोनट आपने देखा है, कोकोनट वाटर सबका फेवरेट रहता ही है। तो कोकोनट के ऊपर जो ब्राउन ब्राउन उसका जो ड्राई कोकोनट है, हम पूरा बड़ा सा लेकर आते हैं, पूजा में चढ़ता है, तो उसके ऊपर जो ब्राउन ब्राउन जो उसका बॉडी है उसको अगर बर्न करके उसका जो है कार्बन फॉर्म ही मिलेगा, बर्न कर देंगे उसको तो उसका एड्जॉर्प्शन पावर बहुत हाई होता है। ओके, तो वो चारकोल लिया गया, कोकोनट चारकोल जिसको बोलते हैं। तो कोकोनट चारकोल मेथड डेवार्स के फ्लास्क में यूज किया गया। तो डेवार्स का फ्लास्क कैसा था? अभी इसके बाद में थोड़ा सा आपको डेवार्स फ्लास्क बता देती हूँ। डेवार्स फ्लास्क इज ए डबल वॉल्ड फ्लास्क। ओके, ये देखिए डेवार्स फ्लास्क है ये, राइट। अब इस डेवार्स फ्लास्क में डबल वॉल्ड आपको दिख रहा है, एक ये अंदर कंपार्टमेंट है इसका और एक ये बाहर है। तो ये जो डबल वॉल्ड फ्लास्क और ये इंटरनल जो फ्लास्क है इसमें कोकोनट चारकोल प्लेस किया गया, ठीक है। और हमको नोबल गैसेस सेपरेट किस टेम्परेचर पे करनी है बेटा? नोबल गैसेस आर सेपरेटेड एट लो टेम्परेचर। तो यहाँ इसके चारों तरफ कोल्ड बाथ फिल किया गया, ठीक है, जिससे कि टेम्परेचर लो रहे। तो दिस इज कोल्ड बाथ एंड दिस इज अंदर क्या है इसके? कोकोनट चारकोल। ओके, और ये डेवार्स फ्लास्क इस तरह से कनेक्ट किए गए, एक के साथ एक 3-4 जो है डेवार्स फ्लास्क को कनेक्ट किया गया। तो ये एक डेवार्स फ्लास्क है। अब हम इसमें देखते हैं कि कैसे इन्होंने इसको सेपरेट किया होगा, कैसे प्रोसीजर चला। आप ये देख लिया, आपने इतना अच्छे से लिख लिया है। डेवार्स कोकोनट चारकोल मेथड अभी हम पढ़ने वाले हैं और डेवार्स कोकोनट चारकोल मेथड का प्रिंसिपल पहले डिस्कस करेंगे। फ्लास्क सामने है, प्रिंसिपल क्या है? एड्जॉर्प्शन। सो अब देखिए इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है। यस, this process, Devar's method, charcoal method, is based on principle that at low temperature low atomic weight noble gas gets absorbed नहीं है, एडजॉर्प्शन प्रिंसिपल है। तो लो टेम्परेचर पे सबसे पहले इसको समझना होगा, लो एटॉमिक वेट की नोबल गैस एडजॉर्ब होती है, उनका कहना था। इट मीन्स, इसका मीनिंग क्या है? दैट इज एडजॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ नोबल गैस। अगर हम एड्जॉर्प्शन कैपेसिटी नोबल गैस की
जो है कनेक्ट करते हैं, सबसे पहले किससे कनेक्ट करेंगे? सबसे पहले वैन डर वाल्स फोर्स से। देखो वैन डर वाल्स फोर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अगर हमें नोबल गैसेस को डिसॉल्व कराना है, उनको सॉलिडिफाई करना है या फिर उनको एड्सॉर्ब कराना है, तो फोर्सेस एक ही है नोबल गैसेस के बीच में, और वो फोर्सेस हैं वैन डर वाल्स फोर्सेस, राइट। एड्सॉर्प्शन कैपेसिटी, तो एड्सॉर्प्शन कैपेसिटी और एटॉमिक वेट, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा? क्यों उन्होंने बोला कि एटॉमिक वेट और टेम्परेचर, ये दो फैक्टर्स आ रहे हैं, दोनों को हमें दोनों ही एड्सॉर्प्शन कैपेसिटी पर डिपेंड करेंगे, ठीक है। मतलब एड्सॉर्प्शन कैपेसिटी बेसिकली हम इन दोनों फैक्टर से डिसाइड कर सकते हैं नोबल गैस की। तो एड्सॉर्प्शन कैपेसिटी एटॉमिक वेट के क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और एड्सॉर्प्शन कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक वेट ऑफ नोबल गैस, right? It is directly proportional to atomic weight of noble gas. बहुत सिंपल है, कुछ समझे आप इससे? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, सबसे ज्यादा एटॉमिक वेट किसका है? अभी हमने देखा जेनॉन का। रेडॉन को हटा देना है दिमाग से, ठीक है, रेडॉन रेडियो एक्टिव है। और ऑर्गेनेसॉन जो हमने देखा था न्यूली डिस्कवर्ड, उसको भी बाहर रखना है, न्यूली डिस्कवर्ड नोबल गैस को। तो सी, तो अगर हम देखते हैं कि दो एटम हैं, एक हीलियम है और एक जेनॉन है, राइट। तो ये हीलियम एटम और ये दूसरा हीलियम एटम, हीलियम तो बहुत माइन्यूट है, बहुत ही स्मॉल है, और ये दूसरा जेनॉन एटम। अब आप बताइए इन दोनों के बीच के फोर्सेस स्ट्रांग होंगे या इनके बीच के फोर्सेस स्ट्रांग होंगे? इनके बीच के, क्योंकि हम देख चुके हैं वैन डर वाल्स फोर्स एटॉमिक वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जिसके वैन डर वाल्स फोर्सेस स्ट्रांग होंगे तो उसका एड्सॉर्प्शन फास्ट होगा, राइट। सरफेस मॉलिक्यूल्स, जो कोकोनट चारकोल का जो एटम्स हैं, ठीक है, उसके उन एटम्स के साथ और इस पर्टिकुलर नोबल गैस का जेनॉन के बीच में, उनके बीच में क्या होंगे? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होंगे, वैन डर वाल्स फोर्सेस डेवलप होंगे, और वो वैन डर वाल्स फोर्स किस पे डिपेंड करेंगे? एटॉमिक वेट पे। तो जिस नोबल गैस का एटॉमिक वेट ज्यादा है वो कोकोनट चारकोल के सरफेस पे उतनी जल्दी एड्सॉर्ब होगी, और जिसका एटॉमिक वेट कैसा है? कम। हीलियम को मैंने बहुत छोटा बना दिया, बहुत ही शैतान है ना, छोटा है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखिए, वेरी स्मॉल इन साइज, और इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर रहते हैं, बड़ी मुश्किल से उनको पकड़ के कहीं बैठाना होता है हमें। हम पर सबसे मुश्किल टास्क करने जा रहे हैं क्या? कि हम हीलियम को एड्सॉर्ब कराने की कोशिश करने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यही वो हीलियम एटम है, यही वो नोबल गैस है जो डेवास कोकोनट चारकोल मेथड में एड्सॉर्ब नहीं हुई ही नहीं एड्सॉर्ब, नॉट एट ऑल। Why? Because its size is very small. Van der Waals force is very weak, very weak. Okay? तो यहाँ पर इसलिए हीलियम ही वो नोबल गैस है जो एड्सॉर्ब नहीं होगी। बट हम फिलहाल कंपेयर कर रहे हैं हीलियम के आगे नियॉन ले लीजिए। अब देखिए क्यों एड्सॉर्ब नहीं होगी, रीजन समझ में आया। एटम्स बहुत स्मॉल हैं, बहुत स्मॉल एटम हैं, तो इनके बीच के वैन डर वाल्स फोर्सेस बहुत ज़्यादा वीक होंगे, और बहुत वीक होंगे तो एड्सॉर्प्शन, कोकोनट चारकोल के साथ इनके जो फोर्सेस हैं वो डेवलप नहीं होते हैं, होते ही नहीं हैं, इसलिए हीलियम एड्सॉर्ब नहीं होती है। हीलियम से आगे अगर हम बढ़ते हैं नियॉन पर, तो नियॉन का साइज थोड़ा लार्ज हो गया। नियॉन का साइज लार्ज हुआ तो सम सॉर्ट ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस यहाँ पर कैसे होंगे? स्ट्रॉन्गर होंगे। तो नियॉन कंपैरेटिवली एड्सॉर्ब हो जाएगी किस पर? कोकोनट चारकोल पर। लेकिन सबसे ज्यादा एड्सॉर्प्शन रेट, एड्सॉर्प्शन कैपेसिटी किसकी होगी? जेनॉन की। किसकी होगी? जेनॉन की। व्हाई? बिकॉज इट्स एटॉमिक वेट इज हायर एंड वैन डर वाल्स फोर्सेस विल बी स्ट्रॉन्गर। ओके, तो ये उन्होंने कंसेप्ट यूज किया। उन्होंने पहले कहा कि ये एक फैक्ट रहेगा, ठीक है। इसकी बेसिस पे हम देखेंगे एड्सॉर्प्शन कैपेसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? एटॉमिक वेट ऑफ नोबल गैसेस के। और आप लोग, मैं थोड़ा जल्दी रब कर देती हूँ, आप वीडियो पॉज करके नोट करते जाया करिए जहाँ पे प्रॉब्लम आती है। सेकेंड फैक्टर है एड्सॉर्प्शन कैपेसिटी, हमको देखना है नोबल गैसेस की। तो एड्सॉर्प्शन कैपेसिटी, नेक्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर। देखो इन मॉलिक्यूल्स को हमें क्लोजर लाना है। नोबल गैसेस की बड़े शैतान होते हैं, इनकी एनर्जी जब तक ड्रॉप नहीं की जाएगी, पूरी एनर्जी इनके सराउंडिंग से खींचनी पड़ेगी। जब पूरी एनर्जी हम ड्रॉप करेंगे
टेम्परेचर एकदम लो करेंगे तब ये मॉलिक्यूल्स क्लोजर आएंगे, तब ये मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे और तब वो फोर्स डेवलप होगा जिसकी हम बात कर रहे हैं, वैन डर वाल्स फोर्स। ठीक है, तो इसलिए टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप सोचें कि रूम टेम्परेचर पे मैं नॉर्मल गैसेस को एब्जॉर्ब करा दूं, ज़ेनॉन एब्जॉर्ब हो जाएगी, नॉट पॉसिबल माय डियर, ऐसा करना भी नहीं, हो ही नहीं सकता। ठीक है, चाहे आप सोचे अरे वैन डर वाल्स फोर्स तो बहुत स्ट्रॉन्ग है मैम, आपने तो कहा था, बट ऐसा नहीं कहा है मैम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पहले ही वो प्रिंसिपल लिखा हुआ है, लो टेम्परेचर लो एटॉमिक वेट। ओके, सो एड्सॉर्प्शन कैपेसिटी टेम्परेचर से कैसे रिलेटेड रहेगी? एड्सॉर्प्शन कैपेसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, सोचो, सेकंड फैक्टर सामने आ गया। देख लीजिए, सपोज ये सरफेस है कोकोनट चारकोल का। ओके, अब इस सरफेस पे यहाँ पर क्या एड्सॉर्ब है? नियॉन। नियॉन एड्सॉर्ब है, मान लीजिए नियॉन के एटम्स। और इसी तरह से ये एक दूसरा हम लेते हैं सरफेस, इस पर क्या एड्सॉर्ब है? आर्गॉन एड्सॉर्ब है। इस पर आर्गॉन एड्सॉर्ब है। तो यहाँ पर हमने देखा कि आर्गॉन के एटम एड्सॉर्ब है और यहाँ पर किसके हैं? हीलियम तो हटा देते हैं, हीलियम तो एड्सॉर्ब नहीं होती, शैतान है, नियॉन। ओके, अब आप सोचिए कि जब हमने लो टेम्परेचर किया तो ये एड्सॉर्ब होगी। ओके, अगर हम टेम्परेचर हाई करेंगे तो टेम्परेचर हाई करने पे क्या हो जाएगा? ये बॉन्ड्स ब्रेक होंगे। तो इसकी एड्सॉर्प्शन कैपेसिटी ज़्यादा थी या इसकी ज़्यादा थी? इसकी एड्सॉर्प्शन कैपेसिटी ज़्यादा है क्योंकि इसका एटॉमिक वेट कम है। तो इसके बॉन्ड्स को यहाँ पर, ये जो बॉन्ड्स इसके सरफेस के साथ बने होंगे, यहाँ पर आपको टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा, तब इसके बॉन्ड्स ये टूटेंगे और तब ये जो है बाहर निकलेंगे, एस्केप आउट होगी। ओके, तो उन्होंने कहा कि एड्सॉर्प्शन कैपेसिटी टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा एड्सॉर्प्शन कैपेसिटी उतनी कम होती जाएगी। जैसे मैंने कहा अभी कि रूम टेम्परेचर पर अगर हम नोबल गैसेस को एड्सॉर्ब करना चाहेंगे तो वो एड्सॉर्ब नहीं होंगी क्योंकि उनकी एड्सॉर्प्शन कैपेसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है। टेम्परेचर ज़्यादा, एड्सॉर्प्शन पावर कम, टेम्परेचर बढ़ेगा, वैन डर वाल्स फोर्सेस टूट जाएंगे, वीक पड़ेंगे और गैस हवा हो जाएगी, एस्केप आउट हो जाएगी, आपकी पकड़ से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, चलिए अब मैं ये थोड़ा सा आई थिंक आपको प्रिंसिपल समझा होगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब हम पूरा सेपरेशन मेथड देखेंगे। तो डेवास चारकोल, आपने डेवास फ्लास्क देख लिया, अब वो पूरा प्रोसीजर देखते हैं जिस तरह से इनको सेपरेट किया गया है। ओके, और बहुत केयरफुली देखिएगा बेटा, बहुत ही अच्छा फैक्ट है ये, क्वेश्चन आ गया तो बहुत मजे हैं। एनसीईआरटी में नहीं है ये, इट्स नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है। तो एक्स्ट्रा जो हमें थोड़ा पेपर पूरा एनसीईआरटी से ही आएगा, एनसीईआरटी से कवर होता है, ये बात सही है, पर पूरा पेपर एनसीईआरटी से आएगा ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये गलत है। हमें बियॉन्ड एनसीईआरटी भी जाना है और एक थोड़ा सा एरिया कवर करना है जो हम कोशिश कर रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट दिस सेपरेशन। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास मिक्सचर ऑफ गैसेस है, बहुत केयरफुली देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है, देख रहे हैं ना सभी? ओके, मिक्सचर ऑफ गैसेस, नोबल गैसेस कौन से? बट ये याद रखिए कि नोबल गैसेस, और कोई गैस मिक्स नहीं करनी है। नोबल गैसेस हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन एंड जेनॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन एंड जेनॉन। रेडॉन नहीं लिया जाएगा और गेनेसॉन को भी नहीं लिया जाएगा। ठीक है, इसी से सेपरेट किया गया था भाई। अब इस मिक्सचर को सबसे पहले यहाँ पर जैसे ये आपने देखा, ये चारकोल मिक्सचर है, यहाँ से इसको पास किया जाएगा एंड इट इज पास्ड, टेम्परेचर इज 173 Kelvin. This mixture is passed through flask basically at temperature 173 Kelvin, at temperature 173 Kelvin and 173 Kelvin पर हम इसको लेके आ रहे हैं। मतलब आप ऐसे सोचो कि इस तरह के कई सारे फ्लास्क इंटरकनेक्टेड हैं और ये मिक्सचर हमने सभी गैसेस का, सारी नोबल गैसेस का इससे पास किया। ठीक है, अब इससे पास करेंगे, ये है कोकोनट चारकोल नंबर 1। ठीक है, ये पूरी गैसेस मॉलिक्यूल्स यहाँ आएंगे,
इस कोकोनट चारकोल में, इस फ्लास्क पे, जिसके चारों तरफ क्या फ्लो हो रहा है बेटा, जिसके चारों तरफ फ्लो हो रहा है, कोल्ड बाथ दिया हुआ है, टेम्परेचर उसका ड्रॉप रखने के लिए, ठीक है। लिक्विड एयर भी दिया जा सकता है वहाँ पे, उस लिक्विड एयर टेम्परेचर भी रखा जा सकता है, अलग अलग वो बात यूज करते हैं उधर, डिफरेंट कंपाउंड सब्सटेंस यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पर जैसे ही ये गैसियस मिक्सचर आया, कौन सा गैसियस मिक्सचर आ रहा है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, पूरा ये गैसियस मिक्सचर इधर आया, ओके। तो ठीक है, अब ये गैसियस मिक्सचर जैसे ही इधर आ रहा है तो देखिए क्या होगा, इस गैसियस मिक्सचर में से आर्गन, क्रिप्टॉन एंड ज़ेनॉन एड्सॉर्ब हो जाएंगे, एड्सॉर्ब हो रहे हैं, एड्सॉर्ब एट चारकोल 1, ठीक है। चारकोल नंबर 1 पर आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन एड्सॉर्ब हो गए, while helium and neon unadsorbed, they remain unadsorbed. Got it? समझ में आया? फिर से देखिए, नहीं समझा है तो ये पूरी पांचों नोबल गैसेस का मिक्सचर इस ट्यूब से यहाँ पास होता है, इस फ्लास्क में आता है, अंदर जो फ्लास्क है जिसमें कोकोनट चारकोल रखा हुआ है, और यहाँ पर कौन सी गैसेस एड्सॉर्ब हो गई, इसमें से आर्गन, क्रिप्टॉन एंड ज़ेनॉन एड्सॉर्ब हो गई, और यहाँ से पास आउट हो जाएगी, पंप्ड आउट हो जाएगी। वन टेम्परेचर कितना है, 173 केल्विन, 173 केल्विन टेम्परेचर समझ रहे, -100 डिग्री सेल्सियस, कितना है, -100 डिग्री सेल्सियस, इंसान जम जाएगा इस पे तो, ठीक है। और इस पे नोबल गैस कौन सी एड्सॉर्ब हुई है, सिर्फ 3, तो ये नोबल गैसेस एड्सॉर्ब हो गई, और यहाँ से हीलियम और नियॉन बाहर निकल जाएगी। अब बाहर, यहाँ ऐसा नहीं बाहर निकल गई, यहाँ पे ये जैसे मैंने पहले बताया आपको कि ये सभी डेवार्स फ्लास्क कनेक्ट किए हुए हैं एक दूसरे से, एक में चारकोल नंबर 1, चारकोल नंबर 2, चारकोल नंबर 3, इस तरीके से, ओके। तो ये पास आउट हो गए, हीलियम एंड नियॉन एड्सॉर्ब नहीं हुए। क्यों एड्सॉर्ब नहीं हुए, अब पहले इसका रीजन समझो, क्यों एड्सॉर्ब नहीं हुए, क्योंकि इनका एटॉमिक वेट कैसा है, कम है, तो वैन डेर वाल्स फोर्सेस वीक है, एड्सॉर्प्शन कैपेसिटी वीक है, एड्सॉर्प्शन कैपेसिटी वीक है, इनको एड्सॉर्ब कराने के लिए शायद और लो टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। क्या ये बात सही है, समझ रहे हैं आप? यस, इनको एड्सॉर्ब कराने के लिए और लो टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इनके बीच के फोर्सेस वीक हैं, हमको और टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, तब जाकर ये सरफेस पे एड्सॉर्ब होंगे, ओके। वो बाहर निकल गया, और इनके वैन डेर वाल्स फोर्सेस कैसे थे, स्ट्रॉन्गर थे थोड़े से कंपैरेटिवली, तो इसीलिए -100 डिग्री सेल्सियस पे चारकोल नंबर 1 में ये तीनों गैसेस एड्सॉर्ब हो गई। लेकिन अभी कितनी एड्सॉर्ब हुई हैं, 3, ठीक है। अब इनको बाहर निकालना है, तो अभी थोड़ा सेपरेशन तो हो गया, 5 में से 2 गैसेस सेपरेट हो गई, ओके। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्या होगा, इसमें हम इस मिक्सचर को और भी ज़्यादा इसको और ड्रॉप करेंगे, टेम्परेचर और कम करते जाइए, टेम्परेचर कम करेंगे, नोबल गैसेस सेपरेट होती जाएंगी, या इंक्रीज करेंगे तो नोबल गैसेस सेपरेट आउट हो जाएंगी। अब आप ये देखो कि इन तीनों में से सबसे छोटी नोबल गैस कौन सी है, आर्गन, करेक्ट। इन तीनों में से सबसे छोटी नोबल गैस कौन सी है बेटा, आर्गन। तो हम आर्गन को सबसे पहले और थोड़ा सा टेम्परेचर -100 से थोड़ा और टेम्परेचर अगर ड्रॉप करें तो आर्गन बाहर निकल जाएगी, हाँ बिल्कुल बाहर निकल जाएगी। तो इसको कनेक्ट किया जाता है, इसको यहाँ पर थोड़ा मैं इसको और थोड़ा सा नीचे बनाऊंगी, इससे स्पेस मिले हमको लिखने को। तो ये देखिए, यानी कि अब हमने इस मिक्सचर को पास किया, इसको हम कनेक्ट करेंगे। एक्चुअली ये जो चारकोल 1 वाला फ्लास्क है, इट इज कनेक्टेड टू चारकोल 2 फ्लास्क, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह का फ्लास्क जिसमें सेकंड चारकोल रखा हुआ है, ठीक है। तो चारकोल 2 फ्लास्क में उसको हमने वहां से इस मिक्सचर को उससे कनेक्ट कर देना है। इस मिक्सचर को इससे कनेक्ट करेंगे आप, और वहां पर टेम्परेचर रखेंगे 77 केल्विन। कितना रखेंगे, 77 केल्विन। लिक्विड एयर टेम्परेचर पे रखा जाता है, लिक्विड एयर कोल्ड बाथ रहेगा, मीन्स लिक्विड एयर टेम्परेचर 77 केल्विन रखेंगे। तो कनेक्टेड टू
charcoal 2 at liquid air temperature. That temperature is what? 77 Kelvin. ये कितना था? 173 केल्विन, 77 केल्विन टेम्परेचर और कम कर दिया हमने, काफी कम कर दिया है, ठीक है। तो ये टेम्परेचर जैसे ही और हमने इसको ड्रॉप किया, तो और ड्रॉप करेंगे यहाँ पर, तो ये देखिए, ये सेकेंड चारकोल पे इनमें से एक गैस बाहर आ जाएगी। सेकेंड चारकोल से जब आपने कनेक्ट किया और उसको टेम्परेचर वहां पे कम मिला, तो टेम्परेचर कम मिलेगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये गैस बाहर आ जाएगी। कौन सी गैस बाहर आएगी बेटा? आर्गॉन एडजॉर्ब हो जाएगी उस पर, ठीक है। तो आर्गॉन एडजॉर्ब हो जाएगी, आर्गॉन एडजॉर्ब्ड एट चारकोल 2। आर्गॉन बाहर निकल गई और आर्गॉन के बाहर निकलने के बाद इस पे ये चारकोल 1 पे क्या है, कौन सी गैसेस रह गई हैं? समझ रहे हैं ना? क्रिप्टॉन रह गई और जेनॉन रह गई। देखो लार्ज साइज की एटम रह गई, क्योंकि उनके वैंडरवाल फोर्सेस कैसे थे? स्ट्रॉन्ग थे, तो वो उस टेम्परेचर पे बाहर नहीं निकलेंगे। देखो जिनका फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है वो लो टेम्परेचर पे क्यों निकलेगा? वो तो हाई टेम्परेचर पे निकलेगा। आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तब उसके वैंडरवाल फोर्सेस वीक पड़ेंगे और तब वो गैस बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो क्रिप्टॉन एंड जेनॉन रिमेन एडजॉर्ब्ड at what? Charcoal 1. Remain adsorbed at charcoal 1. ठीक है, समझ में आ रहा है? ये दिख रहा है आपको यहाँ तक? क्लियर? देख पा रहे हैं इसको? अच्छा, अच्छी बात है। अब देखिए, ठीक है, हमने इसको जो है यहाँ पर चारकोल 1 पे रख दिया, ओके। और यहाँ अब हमें क्या करना है, दोनों हाई एटॉमिक वेट की गैसेस चारकोल 1 पे अभी भी बैठी हुई हैं, उठने का नाम नहीं ले रही हैं। और आप अगर टेम्परेचर और कम करते हैं तो वो बैठ ही जाएंगी, वो तो बाहर निकलने वाली नहीं है, क्योंकि उनके फोर्सेस वीक नहीं पड़ेंगे। उनके फोर्सेस को तोड़ना है, हमें बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, वो वैंडरवाल्स फोर्सेस तोड़ने पड़ेंगे, ब्रेक करने पड़ेंगे, तब ये गैसेस बाहर निकलेंगी। तो फिर ये टेम्परेचर यहाँ पर इसी चारकोल का जो फर्स्ट डेवर फ्लास्क था, उसी में हम, जिसमें से अब आर्गॉन भी बाहर निकल गई, आर्गॉन को चारकोल 2 वाले फ्लास्क से कनेक्ट किया तो आर्गॉन बाहर निकल गई। आर्गॉन चुपचाप से जाके उसके पास बैठ गई, उसके चारकोल के ऊपर, और इस चारकोल में सिर्फ क्या रह गई? क्रिप्टॉन एंड जेनॉन। अब बताओ कि इन दोनों में से किसका एटॉमिक वेट कम है? क्रिप्टॉन का, राइट। इसको बाहर निकाला जा सकता है। देखो आप एज ए साइंटिस्ट ही सोचो, अपने थिंकिंग, ये सब सेपरेशन हम खुद कर रहे हैं, हमारे आंखों के सामने, इमेजिनेशन में पूरा देख रहे हैं इसको अच्छे से, ठीक है। तो ऐसे करिए, क्रिप्टॉन का एटॉमिक वेट कैसा है? सबसे कम, इन दोनों में से कम होगा, इन दोनों में से कम है, तो इसके फोर्सेस, जो चारकोल और इसके बीच के फोर्सेस है, वो थोड़े वीक होंगे। जेनॉन तो बैठी होगी, जेनॉन ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स बनाकर वहां पर बैठी होगी, तो क्रिप्टॉन उधर जो है इंटैक्ट रहेगी। क्रिप्टॉन को तोड़ा जा सकता है जल्दी, तो टेम्परेचर इसी डेवर फ्लास्क में टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज्ड टू 183 केल्विन। कितना किया बेटा टेम्परेचर अभी? 183 केल्विन, -100, तो बढ़ गया ना ये? 273 में से 183 माइनस कर दीजिए, राइट। तो ये टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो बाहर कौन निकल जाएगी? इस चारकोल 1 में से जो एक और गैस बाहर निकल जाएगी, वो गैस कौन सी है? क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन एस्केप्स आउट, क्रिप्टॉन एस्केप्स आउट, क्रिप्टॉन बाहर निकल गई, ठीक है। और क्रिप्टॉन बाहर निकल गई इस पर, और क्रिप्टॉन के बाहर निकलने के बाद जेनॉन बाहर नहीं निकली, जेनॉन रिमेन एडजॉर्ब्ड, xenon remain adsorbed on charcoal 1, on charcoal 1, ठीक है। xenon remain adsorbed and charcoal 1। और देखो अब इसमें से xenon को बाहर निकाला जा सकता है। अब तो क्या रह गया? जो पहला फ्लास्क था उसमें से आर्गॉन निकाल दी, किस टेम्परेचर पे? 77 पे।
फिर उसी को हीट किया चारकोल 1 को, तो क्या बाहर निकल गई? क्रिप्टॉन। और उस पहले फ्लास्क में सिर्फ क्या रह गई? ज़ेनॉन। ज़ेनॉन को बाहर निकाल सकते हो, अब टेम्परेचर और बढ़ा दो, टेम्परेचर उसको उस फ्लास्क को हीट कर दीजिए। हीट करेंगे तो ज़ेनॉन के सारे जो फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस बना के ज़ेनॉन वहाँ बैठी थी वो टूट जाएंगे और ज़ेनॉन उसमें से एस्केप आउट हो जाएगी। तो किसी भी, जैसे इसको चारकोल 2 पे एड्सॉर्ब करा लिया, आर्गोन को अलग कर लिया, फिर इस फ्लास्क को हीट कर दिया जाता है। हीट कर देंगे तो आर्गोन एस्केप आउट हो जाएगी। तो हम तो सेपरेट करते जा रहे हैं ना, हमें हमारा काम है कि हमें उसको एड्सॉर्ब करा लेना है, फिर हीट करके बाहर निकालते जाना है। ओके, तो ये इस तरह से हो गया। तो इसको अगर हमने हीट किया तो हीट करेंगे तो ज़ेनॉन एस्केप आउट हो जाएगा। ओके, ज़ेनॉन एस्केप आउट। नाउ अब यहाँ आते हैं, पूरा फ्लास्क 1 से चले हम, देवास फ्लास्क 1, चारकोल 1 को चारकोल 2 से कनेक्ट किया, आर्गोन बाहर निकाल दी, और फिर जो है हमने क्रिप्टॉन को बाहर निकाला, रह गई ज़ेनॉन, उसको तो हीट करके भगा दिया हमने। ठीक है, अब आते हैं इस पे, ये जो मिक्सचर बाहर चुपचाप से निकल गया था, चोरी से निकल गया था, हीलियम और नियॉन, जो चारकोल 1 पे एड्सॉर्ब नहीं हुआ था, उसका क्या होगा? वो कहाँ गया? हमने उसको एड्सॉर्ब कराया। जो वो हीलियम एंड नियॉन निकलता है ना, उस मिक्सचर को एड्सॉर्ब कराया जाता है, उसे कनेक्ट किया जाता है चारकोल 3 पर, कनेक्टेड टू चारकोल 3, यानी कि थर्ड फ्लास्क आ गया। आ रहा है समझ में? देवास फ्लास्क चारकोल 3 आ गया, और चारकोल 3 पे टेम्परेचर कितना है बेटे? 93 केल्विन। टेम्परेचर कितना रखा जाता है? 93 केल्विन। केल्विन पर दोनों में से कौन सी गैस एड्सॉर्ब हो जाएगी? टेम्परेचर ड्रॉप किया है ना, 173 पे एड्सॉर्ब नहीं हुई थी हीलियम एंड नियॉन, लेकिन और टेम्परेचर कम कर दिया, 93 कर दिया, तो कौन एड्सॉर्ब होगी? हीलियम एड्सॉर्ब हो जाएगी। सॉरी आई मेड मिस्टेक, नियॉन एड्सॉर्ब हो जाएगी। ओके, तो हीलियम एंड नियॉन में से कौन एड्सॉर्ब हो जाएगी? नियॉन एड्सॉर्ब हो जाएगी। और यहाँ पर आप लिखेंगे नियॉन एड्सॉर्ब्ड एट चारकोल 3, राइट? नियॉन एड्सॉर्ब्ड एट चारकोल 3 and helium remain unadsorbed. Helium remain unadsorbed. Helium किसी भी चारकोल पर एड्सॉर्ब नहीं हुई है। अलग से स्पेशल बात हमने यहाँ इसकी देख ली, that helium remain unadsorbed. Why helium remain unadsorbed? Because it is very small in size, van der Waals forces are very weak, so it cannot be absorbed at charcoal. Okay, it cannot develop any kind of force of attraction even on lowering the temperature. Okay, तो लोअरिंग करने पर भी, टेम्परेचर लो करने पर भी इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो एक क्वेश्चन तैयार रखिए, अगर हमसे पूछा जाता है विच नोबल गैस डज नॉट एड्सॉर्ब इन देवास कोकोनट चारकोल मेथड? हीलियम, राइट? तो जो ये एड्सॉर्ब नहीं हुई, इसको पंप आउट करके बाहर निकाल लेते हैं, तो पूरी बाहर आ जाएगी भाई। चारकोल 3 में नियॉन बैठ गई जाके, और हीलियम कहीं नहीं एड्सॉर्ब नहीं हुई, हीलियम पंप्ड आउट हो गई और वो दूसरे फ्लास्क में ले गया उसको। तो सारी नोबल गैसेस इस तरीके से सेपरेट आउट कर ली गई। समझ पा रहे हैं आप? एक बार डायग्राम को देखिए, अच्छे से देखिए, ध्यान से। और इस स्टेज पे जब मैं अलग हूँ, इधर दूर खड़ी हूँ, आप पॉज करके इस फ्लो चार्ट को अच्छे से बना सकते हैं। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए हमारा, ठीक है? कंसेप्ट एड्सॉर्प्शन कैपेसिटी को माइंड में रखिए। एड्सॉर्प्शन कैपेसिटी डिपेंड करती है एटॉमिक वेट पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर पर। हमारा काम है, मतलब उन्होंने बहुत ये इंटेलिजेंट मेथड यूज़ किया, टेम्परेचर लो करके एक एक गैस को एड्सॉर्ब कराया, जो एड्सॉर्ब नहीं हुई उसको बाहर निकाल दिया गया। ज़ेनॉन सबसे लास्ट में रह जाती है, ज़ेनॉन चारकोल 1 में ही बैठी रह जाती है, तो हम एक चारकोल में अलग अकेली उस गैस को एड्सॉर्ब करा रहे हैं, और फिर उसको उसमें से बाहर निकालने के लिए हाई टेम्परेचर दे देते हैं, हीट कर देंगे, तो वो जो है बाहर निकल जाएगी। इज दैट क्लियर क्लास? तो आई थिंक कि आपने ये देवास कोकोनट चारकोल मेथड अच्छे से समझा होगा नोबल गैसेस सेपरेशन का।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको अच्छे से स्टडी कर लीजिए और पढ़िए इसके बारे में और इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। और अभी हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट कर ली हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है अब हम इसमें लेके जाएंगे क्लैथरेट्स कैसे बनाते हैं नोबल गैसेस, कुछ कंपाउंड्स पढ़ेंगे, ज़ेनॉन के कंपाउंड्स पढ़ेंगे। इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आप नोट्स बनाते जाइए अच्छे से और सॉल्व करते जाइए। एक मैं आपका करेक्शन करना चाहती हूँ, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड, HOCl, HClO2, HClO3, HClO4, ये 4 एसिड्स के जब मैं एनायंस बना रहे थे हम, तब मैंने कहा था बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। आप में से कई लोगों ने एसिड्स के बॉन्ड ऑर्डर का जो है अरेंज करके दिया, वो गलत है। आपसे CLO बॉन्ड का जब बॉन्ड ऑर्डर पूछा गया है, ठीक है, तो एक बार यहाँ देख लीजिए CLO बॉन्ड, देखो HOCl, HClO2, इनके देखो Cl, जैसे मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, Cl डबल बॉन्ड OH, ये क्या है बेटा, दिस इज व्हाट, HClO2। तो इसमें क्या ये दोनों बॉन्ड ऑर्डर सेम है? नहीं, ये तो क्लियर दो डिफरेंट बॉन्ड्स हैं, ये डबल बॉन्ड है और ये क्या है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ तो बॉन्ड ऑर्डर अलग ही हो गया। हमको जब ये पूछा गया है तो आपको निकालना है बॉन्ड ऑर्डर, तो इनके एनायंस में निकालना है, CLO माइनस, CLO2 माइनस, CLO3 माइनस एंड CLO4 माइनस। प्लीज करेक्ट इट। क्यों इनका? क्योंकि यहाँ पर वो CLO बॉन्ड ऑर्डर पूछेगा, CLO बॉन्ड ऑर्डर इन दीज 4 डिफरेंट एनायंस। व्हाई? बिकॉज ऑल दीज एनायंस आर कंप्लीटली रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। आप देख लीजिए, जब ये H निकल जाएगा इस एसिड का, इस पे माइनस आ गया, माइनस आने से ये दोनों बॉन्ड इक्विवेलेंट हो गए। इक्विवेलेंट कैसे हुए, ये देखिए, Cl डबल बॉन्ड, और थोड़ा सा शॉर्ट में बता रही हूँ जिससे कि आप इतनी हिंट मिलने पे खुद इसको सॉल्व कर सकें। इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये पॉसिबल है या नहीं? बिल्कुल पॉसिबल है। तो ये दोनों बॉन्ड्स का नेचर सेम हो गया, रेजोनेंस होने की वजह से उनमें जो है बॉन्ड लेंथ आइडेंटिकल आ जाएगी। इनका CLO बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना है, नॉट ऑफ एसिड्स। एसिड्स में तो जहाँ डबल बॉन्ड है उसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है, जहाँ सिंगल बॉन्ड है उसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है। उसको करेक्ट करिए। जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा, एक लेक्चर मैं सिर्फ प्रॉब्लम्स पे लूँगी, तो बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स, और तब तक आप अपने डाउट्स भी सेंड करते जाइए मेरे पास। आपके जितने जो डाउट्स होंगे, जो आप क्वेश्चंस भेजेंगे, अच्छे क्वेश्चंस जहाँ पे आपके डाउट्स आ रहे हैं, उनका सबका एक जो है एक्सप्लेनेशन मैं आपको वीडियो लेक्चर में दूंगी, ठीक है। तो इसलिए कह रही हूँ कि हैलोजन नोबल गैसेस को अच्छे से पढ़ लो, वर्कशीट मिलेगी, उसको सॉल्व कर लीजिए अच्छे से, प्रीवियस क्वेश्चंस लगाइए, प्रीवियस IIT क्वेश्चन सॉल्व करिए, प्रीवियस AIPMT एंड प्रीवियस नीट के क्वेश्चन सॉल्व करो। सबसे पहले इन क्वेश्चंस को आपको लगाना चाहिए और उसके डाउट्स मुझे सेंड करते जाओ। तो जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होगा नोबल गैसेस का, आई विल टेक 1 लेक्चर ओनली ऑन प्रॉब्लम्स। हम सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तब आपको और क्लैरिटी आ जाएगी कंसेप्ट्स में। ओके, सो टिल देन एंजॉय एंड थैंक यू वेरी मच। स्टे होम एंड स्टे at home and stay happy. Always smile, right? Thank you.